स्वागत है सभी का। आज एक नया लेसन आपके सामने है। 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री वैद्युत रसायन एनी बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बात करेंगे कि आखिर कैसे आप 90 प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं, वो भी केमिस्ट्री में। ठीक है, सुनकर आपको झटका लग रहा होगा लेकिन ये रियल है। तो कुछ टेक्निक से आपको पढ़ना होगा और अगर आप टेक्निक से पढ़ते हैं तो 90 प्लस का आप स्कोर कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो कैसे कर सकते हैं, पहले इन बातों को समझिए। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पहले तो आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक टॉपिक घूमना चाहिए कि क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो है आपका पाठ्यक्रम, सिलेबस। देखिए, जब तक कि आपके दिमाग में सिलेबस नहीं होगा, पाठ्यक्रम नहीं होगा, तो आप यह 90 प्लस का स्कोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जब आप पाठ्यक्रम पढ़ लेंगे, पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर एक ऐसे निर्धारित होगी कि आपने अच्छा पढ़ा या केवल लिखा। आखिर कौन करेगा, निर्धारण करता कौन होगा? तो निर्धारण करता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। जो पहले बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो करेगा आपका निर्धारण कि आपने पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ा है। तो इन 4 बातों को एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले क्या पढ़ना है दिमाग में लाइए, उसके बाद पाठ्यक्रम, क्या क्या सिलेबस है। जैसे केमिस्ट्री में टोटल सिलेबस क्या है, तो 16 लेसन है। अब 16 लेसन में आज हम तीसरा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या सिलेबस है ये आपको जानना है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पाठ्यक्रम क्या है पहले जान लेंगे। इसके बाद जब पाठ्यक्रम को कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कि क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में आते हैं। इन बातों को पहले समझेंगे तो हो जाएगा हमारा निर्धारण कि हमने क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। इसकी जांच हो जाएगी, बोले तो टेस्ट आपका एक प्रकार से हो जाएगा। तो चलिए आज पहले जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पहले इसका पाठ्यक्रम कि क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला टाइटल पढ़ना है वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल या इसी सेल को बोलते हैं गैलोनी सेल या वोल्टियर सेल या डेनियल सेल। तो हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल का परिभाषा पढ़ेंगे, जो गैलोनी सेल भी होगा या वोल्टियर सेल भी होगा। ये वैज्ञानिक के नाम से है और ये सबका जो है एक कॉम्बो पैक की तरह हम लोग पढ़ेंगे। डेनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे और वहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन, कैसे रिडक्शन और कैसे जो है इलेक्ट्रोड काम करता है और इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है, कैसे करंट का फ्लो होता है। इन बातों को हम लोग समझेंगे यहाँ पर। उसके बाद है रेनस्ट समीकरण, ठीक है, अगला टाइटल है। उसके बाद है वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। उसके बाद है 3.5 में वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत अपघटन। फिर से एक बात देखें, वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत अपघटन। अब छठा टाइटल है बैटरियां, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है ईंधन सेल। और चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि ईंधन सेल और फिर पढ़ना है संचारण। बहुत ही आसान टॉपिक है लास्ट में, ईंधन सेल और संचारण। उसके बाद आपको पढ़ना है पाठ्य निहित प्रश्न, जो 15 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आप किताब पढ़ते हैं उसके अंदर का क्वेश्चन। उसके बाद अभ्यास का क्वेश्चन है 18। तो 15 क्वेश्चन यहाँ से और 18 क्वेश्चन यहाँ से आपको करने हैं, ठीक है। अब आज के सिलेबस हम लोग देखेंगे कि आज के सिलेबस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के सिलेबस में सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन का मतलब वैद्युत रसायन का परिचय को पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत चालक, इलेक्ट्रिकल
कंडक्टर को जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है। तो आपको पहले भी बताया गया है कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो यहां पर बात करेंगे कंडक्टर की। उसके बाद इसका भी वेरिएशन आ जाएगा, इसका भी टाइप्स आ जाएगा, मेटेलिक कंडक्टर और उसके बाद इलेक्ट्रोलेट्स या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। हिंदी में बोलेंगे धात्विक चालक और वैद्युत अपघट या वैद्युत अपघटनी चालक। मैं दोनों नाम इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि आप जब स्टडी करें, अगर दूसरे बुक का भी यदि आप हेल्प ले रहे हैं तो वहां पर अगर किसी नाम आ जाएगा तो आपको परेशानी ना हो। तो यहां पर देखिए वैद्युत अपघट्य भी इसको बोलेंगे या वैद्युत अपघटनी चालक भी बोलेंगे। इंग्लिश में देखिए इलेक्ट्रोलेट्स बोलेंगे या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बोलेंगे। उसके बाद अगर वैद्युत अपघट्य की बात करें तो ये भी दो प्रकार के हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा हो जाएगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलेट्स और उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलेट्स। और उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए अभी हम आपको बताए थे कि जब आप पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लेंगे तो आखिर कैसे पता चलेगा कि आप किस प्रकार से अपने सिलेबस को खत्म किए हैं, मतलब किस प्रकार से सीखे हैं, कैसे जांच होगा। तो वो जांच होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो वहां आपका निर्धारण हो जाएगा, आपका टेस्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग जब सिलेबस समाप्त करेंगे तो आपको होमवर्क में दिया जाएगा कि वैद्युत अपघटनी चालकता तथा इलेक्ट्रॉनिक चालकता में अंतर क्या है। ये 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको हम लोग बोले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए आज हम लोग टाइटल स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री का आपका ये तीसरा लेसन है। अब आप गंभीर रूप से रहिए और पढ़िए और सीखिए। इस लॉकडाउन में जो आप घर बैठे हैं उसका आप फायदा उठाइए। हाँ ये पॉसिबल है, कुछ विद्यार्थियों को कहना है कि ऑफलाइन बेटर होता है ऑनलाइन से, तो अभी तो आप ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपके पास एक ही विकल्प है, आप ऑनलाइन पढ़िए और सीखिए। और अब ये डिपेंड करता है कि आप लॉजिकल है कि इलॉजिकल है, अभी आप पर डिपेंड करता है। मतलब आप गंभीर रूप से हैं कि गंभीर रूप से नहीं है। और ये सत्य है, इस प्रकार से विवेक सत्य को खोज निकालता है। एक सेंटेंस है, निकालता है, विवेक सत्य को खोज निकालता है। तो ये सत्य है कि मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, लेकिन ऐसा देख के लग रहा है मुझे कि ये भी सत्य कि आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, आप तो टिकटॉक चलाना चाह रहे हैं। तो पढ़िए, ठीक है, और निष्ठा के साथ पढ़िए और इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, तब जाकर आपको समाप्त होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आप पूरे केमिस्ट्री में जो है 90+ का स्कोर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिचय। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन जानते हैं पहले, परिचय, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का परिचय समझिए, इससे मीनिंग निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या निकल के आएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से निकल कर आ रहा है, ठीक है। और यहां पर देखिए केमिस्ट्री, यहां से आप निकाल सकते हैं केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। और केमिकल एनर्जी का मतलब होता है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। आज आपको खुद से लिखना होगा, मैं आज ज्यादा बोलने का फैसला किया हूं कि मैं ज्यादा आज बोलूंगा, आप खुद लिखते चलिए। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच, देखिए इनके बीच मतलब बिटवीन, ठीक है, संबंध को पढ़ना है हमको, ठीक है। इनके बीच रिलेशन को पढ़ना है, इनके बीच संबंध को पढ़ना है और संबंध का अध्ययन, ठीक है, रिलेशन का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ना है, जिस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ना है उसी ब्रांच को बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो एक बार देखिए, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के
बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन, किसके किसके बीच, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन रसायन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। कौन केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए लिख लेते हैं विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन रसायन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। कह रहा है विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन रसायन विज्ञान के जिस शाखा, जिस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन करना है या अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और हिंदी में बोलेंगे वैद्युत रसायन। तो परिचय हो गया आपका समाप्त। अब हम लोग देखेंगे कि वैद्युत चालक होता क्या है, वैद्युत चालक क्या होता है। ठीक है, तो वैद्युत चालक से पहले आप चालक तो पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए चालकता के आधार पर पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है। मैं आपको बताया था कि सबसे पहला होता है चालक, और फिर होता है कुचालक, और फिर तीसरा होता है अर्धचालक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, और इसको बोलते हैं इंसुलेटर, और इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, आपको पहले भी बताया गया है फर्स्ट लेसन में कि कंडक्टर क्या होता है, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देता है। मतलब अपने में से जो विद्युत धारा प्रवाहित होने दे, जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे उसे क्या कहेंगे, कंडक्टर। जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होने दे, फ्लो नहीं होने दे, अपने में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होने दे उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर। और यहां पर सेमीकंडक्टर आपको बताया गया था कि जिसका प्रॉपर्टी जो है, जिसकी चालकता, जिसकी कंडक्टिविटी दोनों के मध्य होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य होती है, उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि वे तत्व जिनके लास्ट अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, उसे हम लोग कहते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन आपको पढ़ना है यहाँ पर कंडक्टर। देखिए सबसे पहले पढ़ना है वैद्युत चालक। तो वैद्युत चालक किसे कहेंगे, अब आप डेफिनेशन को खुद से लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है या विद्युत धारा का प्रवाह संभव है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इस डेफिनेशन को आपको खुद से लिखना है कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव है या वे पदार्थ जो अपने में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वैद्युत चालक। क्लियर है। अब वैद्युत चालक जो है कह रहा है कि 2 प्रकार से, धात्विक चालक और वैद्युत अपघट्य या वैद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, तो सबसे पहला टाइटल हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, धात्विक चालक क्या होता है। देखिए धात्विक चालक क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है। मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है, इस चीज को पहले आप जानिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत धारा प्राप्त करते हैं, विद्युत धारा प्राप्त करते हैं 2 तरीका से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से आप प्राप्त करते हैं, और नहीं तो फिर आयन से करते हैं आप। ठीक है, आयन से करते हैं। अब ध्यान देना है कि आयन
तो आप समझ रहे हैं आयन, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे दूं, NaCl, ठीक है। तो NaCl का एग्जांपल दे दूं कि ये ठोस अवस्था में, अगर आप पहला लेसन को पढ़े होंगे तो एक क्वेश्चन वहां पर आया होगा कि NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये जो है ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, जबकि आपका गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्यों? ऐसा प्रश्न आया होगा वहां पर। तो हम वहां पर जवाब दिए थे कि Na+ और Cl- में A कन्वर्ट हो जाता है कब? जब A लिक्विड स्टेट में जाता है। किस स्टेट में जाएगा? लिक्विड स्टेट में जब जाएगा, ये गलित अवस्था में जाएगा, जब ये द्रव अवस्था में जाता है तो ये टूट जाता है, मतलब कि आयन में कन्वर्ट हो जाता है Na+ और Cl- में, तब जाकर यहां से विद्युत धारा जो है संभव है। तो ये आपका हो गया कि आयन के कारण विद्युत धारा आपको मिल रहा है, ठीक है। और जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं और जितने भी मिक्सचर मेटल होते हैं, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मेटेलिक कंडक्टर को जानते हैं कि वे पदार्थ या वे चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, धारा प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेटल, मैं हिंदी में लिख देता हूं, धातु, उपधातु, और यहां हो जाएगा मिश्र धातु, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? धातु, उपधातु, ठीक है, और मिश्र धातु, ठीक है। अब देखिए, धात्विक चालक मेटेलिक कंडक्टर तो हो गया। अब कैसा चालक? जिसमें विद्युत धारा तो प्राप्त होगा, किसके कारण होगा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। अब यहां पर देखिए, अब अगला टॉपिक की बात करें, ठीक है। अब देखिए, वैद्युत अपघट्य की बात करें, यदि इलेक्ट्रोलेट की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रोलेट्स की बात करें या इलेक्ट्रोलेटिक कंडक्टर की बात करें, ठीक है, या हिंदी में वैद्युत अपघट्य की बात करें, वैद्युत अपघट्य की अगर बात करें तो ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने बताया अभी आपको कि यहां पर हम प्राप्त कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के कारण। यहां पर किसके कारण प्राप्त कर रहे हैं विद्युत धारा? इलेक्ट्रॉन के कारण कर रहे हैं, और यहां प्राप्त करेंगे आयन के कारण। मतलब अब डिफिनेशन को आप तैयार कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें आयन के कारण, ठीक है, आयन के फ्लो के कारण हम विद्युत धारा को प्राप्त करते हैं, तो वे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? वे पदार्थ को कहेंगे वैद्युत अपघट्य। तो आप लिख सकते हैं सेम डिफिनेशन। अब यहां पर वे चालक जिसमें, अब यहां क्या करना है? आयन के कारण, जिसमें आयन के कारण, तो यहां लिख दीजिए वे चालक जिसमें आयन के कारण विद्युत धारा प्राप्त करते हैं या विद्युत धारा का फ्लो होता है, क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघट्य या वैद्युत अपघटनी चालक कहलाता है। समझ रहे हैं बातों को? तो सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के कारण अगर विद्युत धारा प्राप्त होगा तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? धात्विक चालक। और आयन के कारण यदि विद्युत धारा प्राप्त होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वैद्युत अपघट्य। ठीक है, तो अब हमने देख लिया यहां पर वैद्युत चालक का दो प्रकार। तो पहले देखा धात्विक चालक, ठीक है। तो धात्विक चालक में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के कारण प्राप्त होगा तो धातु, उपधातु और मिश्र धातु। और आयन के कारण, तो आयन में आ जाएगा, देखिए लवण आ जाएगा, ठीक है, क्षार आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर अम्ल आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, और लवण में भी आयन के कारण विद्युत धारा प्राप्त होगा,
ठीक है, क्षार में भी आयन के कारण होगा और अम्ल में भी आयन के कारण ही विद्युत धारा प्राप्त होगा। अब ध्यान देना है कि वैद्युत अपघट्य भी दो प्रकार के होता है। वैद्युत अपघट्य भी दो प्रकार के होता है। तब ये दोनों प्रकार को आप समझिए। मैं तब तक इसको डिलीट करता हूं। चलिए अब देखते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य को पहले देखते हैं और फिर देखते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य का। आज लाइट ही कट जा रहा है बार बार, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य तो कह रहा है कि जलीय विलयन में 100% आयन में परिवर्तित हो जाता है। एक ऐसा वैद्युत अपघट्य है जो जलीय विलयन में 100% आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और अभी हम आपको बताएं कि वैद्युत अपघट्य किसे कहेंगे, जिसमें आयनों के कारण हम विद्युत धारा प्राप्त करेंगे। और धात्विक चालक किसे कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन के कारण हम विद्युत धारा प्राप्त करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि वैद्युत अपघट्य का दो वेरिएशन आ रहा है, प्रबल और दुर्बल। तो प्रबल में क्या होगा, जो 100% आयन में परिवर्तित हो जाएगा, और जो 100% आयन में परिवर्तित नहीं होगा। देखिए पहले प्रबल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चूंकि इसका एग्जाम्पल जो है, देखिए वैद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल अम्ल भी है, क्षार भी है और लवण भी है। तो यहां पर प्रबल अम्ल की अगर बात करें तो देखिए HCl हो जाएगा, फिर HNO3 हो जाएगा और फिर H2SO4 हो जाएगा। ये जल में पूर्णतः जो है आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जलीय विलयन में 100% आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर प्रबल क्षार की बात करें, प्रबल क्षार की बात करें तो POH हो जाएगा और NaOH हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अगर प्रबल अम्ल 100% आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या कहलाएंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो प्रबल अम्ल जो होते हैं वो 100% आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं जलीय विलयन में। जैसे देखिए HCl, तो अगर H2O यहाँ जलीय विलयन दे दिए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H+Cl- में। तो आयन में कन्वर्ट हो गए, तो आयन में कन्वर्ट हो गए तो इसका मतलब कि इनके जलीय अवस्था में जो है विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य की। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात कर लेते हैं। तो दुर्बल का डिफिनेशन अलग नहीं होगा, इसी में हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में 100% आयन में परिवर्तित नहीं होते हैं, केवल यहां लगा देना नहीं होते हैं। ठीक है, 100% आयन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के वैद्युत अपघट्य को बोला जाता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। कंसेप्ट क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो पहले अम्ल में, दुर्बल अम्ल की बात करें तो पहले अम्ल की बात करते हैं तो एथेनोइक अम्ल आ जाएगा इसका एग्जाम्पल में, फिर आपका कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। ये दो एग्जाम्पल अम्ल का। और अगर क्षार की बात करें कि दुर्बल क्षार क्या होगा, दुर्बल क्षार की बात करें तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो जाएगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका दुर्बल क्षार है, अब ये दुर्बल अम्ल है। तो ये सब एग्जाम्पल जो है CH3COOH, H2CO3 और ALOH का होल 3, CaOH का होल 2 और NH4OH, ये सब एग्जाम्पल है दुर्बल वैद्युत अपघट्य का। और यहाँ HCl, HNO3, H2SO4, KOH, NaOH और HCl, ये आपका किसका एग्जाम्पल है, सब है प्रबल वैद्युत अपघट्य का। तो आज के क्लास को हम लोग एक प्रकार से कवर कर दे रहे हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा कि केमिस्ट्री में 90+ का स्कोर आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सर्वप्रथम जरूरी है पाठ्यक्रम को, और पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्वयं हल करना है, जिससे आपका निर्धारण होगा कि आप किस प्रकार के पाठ्यक्रम को पढ़े हैं। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से यहाँ दो मीनिंग को हमने निकाला, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फिर निकाला केमिकल एनर्जी। अब मैं थोड़ा सा बात